हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये लोग लेक्चर को देख रहे होंगे तो स्वागत है दोस्तों। हम लोग सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे थे, स्टडी नोट नंबर 13 कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में एक डाउट पूछा था एक स्टूडेंट ने कि जो बुक है, ये बुक जो हम कौन सी यूज कर रहे हैं, तो सीएमए का स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है अप्रैल 2021, वो वाला स्टडी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप अभी भी सीएमए के स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे तो आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो ये मैं वो यूज कर रहा हूँ। स्टडी नोट नंबर 13 हमने लास्ट लेक्चर करा था दोस्तों। ऑलमोस्ट काफी सारा पोर्शन जो है पेपर नंबर 19 का मैं डाल चुका हूं। जैसा मैंने वादा किया था, पूरा 100% जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर अपलोड करूंगा। काफी सारा पोर्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट ले चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे होंगे, एक बार जो है पूरा लेक्चर आप देख लीजिएगा। सारा का सारा 100% कोर्स करिकुलम मैं कराऊंगा और तकरीबन 40-45% ऑलमोस्ट सिलेबस में करा चुका हूं। आप मान के चलिए 50% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम लोग अब जो है जल्दी ही कर लेंगे ऐसा। चलिए नेक्स्ट स्टडी नोट नंबर जो 13 था उसका लेक्चर जो है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज ये हमारा स्टडी नोट नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन रह गया। रोल ऑफ सीएमए इन इंटरनल ऑडिट। ओके, तो यस, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, और जो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सीएमए जो है एक्सपर्टाइज व्यक्ति है, एक प्रोफेशनल है जो ऑलमोस्ट सारे जो काम है वो हैंडल कर सकता है। ओके, तो जिस तरीके से उसी तरीके से इंटरनल ऑडिट में भी क्या हो सकता है, काम हो सकता है। इंटरनल ऑडिट होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट जो है कराने से पहले अपने इंटरनल व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई ऑडिट करवाना चाहती है तो उसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। तो उसमें मान लीजिए अगर आपका एम्प्लॉय अगर एक सीएमए है जो कैपेबिलिटी रखता है इंटरनल ऑडिट की, तो वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। ओके, चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रेजेंटली द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट हैज कम मोर क्रिटिकल। ओके, आजकल क्या हो गया है कि क्या होता है ना कि जब जो हमारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो ऑडिटर होता है, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमने काफी सारे काम जो है ना पहले ही ऑलरेडी पूरे कर लिए हो इंटरनल ऑडिट के दौरान। वो हमसे सीधा ये बोलता है कि आपने इंटरनल ऑडिट जब किया था तो उस दौरान आपने क्या क्या चीजें जो है प्रिपेयर करी है। तो उसी के तहत हमें इंटरनल जो ऑडिट होता है वो बहुत केयरफुली काम करना चाहिए। इसीलिए बोला हुआ है internal audit has become more critical. The backdrop and changing business scenario and role master force as our technology have erased global barrier. Okay, टेक्नोलॉजी चेंजेस होने के साथ साथ हमें काफी नई और चीजों को क्या करना पड़ता है इंटरनल ऑडिट में। कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैव इंक्रीज। कस्टमर जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बन रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, ओके, उस तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ती है। कंप्लायंस डिमांड आर ग्रोइंग बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, जो गवर्नमेंट है उसके जो कंप्लायंस है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। ओके, चाहे हम क्वांटिटी की बात करें, चाहे क्वालिटी की बात करें, चाहे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज इमर्जिंग एज द की एलिमेंट इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। ओके, तो उसी तरीके से जो एंटिटी है उसका रिस्क जो है धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। The expectation of the board from internal auditor are now to assist the board in identification, monitoring and management of business risk, and also to offer and provide insight, advice and assurance on enterprise risk। कहने का मतलब यह है कि अब बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी की कहाँ कौन कौन सी कमियां हैं उन पर जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को, यानी बोर्ड को वो बताए, ठीक है ना, उसकी रिस्क करे, उसकी हेल्प करे। They should evaluate performance management and control system and act as an advisor to the management. Okay, internal auditor क्या है कि जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिन पर अभी लगाम लगाना बहुत जरूरी है, उन सारी चीजों को बताए। अब ये काफी अच्छी चीजें आपको लगेंगी। बोल रहा है कि सीएमए पोजेस द एक्सपर्टाइज टू इवैल्यूएट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सीएमए जो एक्सपर्ट बंदा है जो इवैल्यूएट कर सकता है ऑपरेशन की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को, कितना वेस्टेज है, किस तरीके से उस वेस्टेज को कम करे, लॉसेज हो रहे हैं क्या रीजन है, कैसे हम अपने लॉसेज को कम कर सकते हैं, कौन कौन सा हमारा डिवीजन, कौन कौन से एम्प्लॉय, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है, किस तरीके से उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज इन जजिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, channeling resources into productive channel, standard of efficiency of performance, production process and performance or respective unit, efficiency of business process, enterprise performance management, business risk, efficiency of supply chain, efficiency of utilities, energy consumption, sustainability of business are
critical driver to keep the business focused to primary areas। कहने का मतलब है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संभव मान लीजिए स्टेप्स होंगे, इंटरनल ऑडिटर को लगते हैं कि कंपनी को ये स्टेप्स एज सून एज पॉसिबल लेने चाहिए, तो वो इंटरनल ऑडिटर को बताने चाहिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को, ताकि बोर्ड टाइम पर डिसीजन ले सके और जो आने वाले भविष्य में होने वाली जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उन प्रॉब्लम को अभी से वो एनालाइज कर ले। The perspective of CMA have changed in the present era of merger and acquisition। ओके, मर्जर एंड एक्विजिशन के रोल में भी सीएमए का जो प्रभुत्व है, जो उसकी मान लीजिए उसकी वैल्यू है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में भी सीएमए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्सो टू क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, अगर जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं, सीएमए जो है हर जगह अपना रोल प्ले करता है। द फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, customer perspective, operational perspective, people perspective, all can be aligned to meet the goal of the business। okay, ये चार चीजें बड़ी जरूरी है, फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, कस्टमर परस्पेक्टिव, ऑपरेशनल परस्पेक्टिव, पीपल परस्पेक्टिव। फाइनेंशियल परस्पेक्टिव का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास फंड अच्छा होना चाहिए, फंड को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बात सारी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर भगवान है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, तो कस्टमर परस्पेक्टिव में कस्टमर का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान बेचने के बाद कस्टमर को जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों को दूर करे। ऑपरेशनल परस्पेक्टिव, ओके, किस तरीके से ऑपरेशनल को स्मूथ चलाया जाए उस पर ध्यान रखना जरूरी है। नए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पीपल परस्पेक्टिव, अपने साथ काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जो मैन है, जो लेबर है, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, ये जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरे दोस्तों इंटरनल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम पढ़ लेते हैं। द इंटरनल ऑडिट में कंट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग एरियाज, किन किन एरियाज में इंटरनल ऑडिट अपना जो है इंपॉर्टेंस जो है रोल जो है वो प्ले करता है। इंडिपेंडेंट रिव्यू, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल सिस्टम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है ये भाई इंटरनल ऑडिट भले ही कंपनी का ना एम्प्लॉय करता है, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट रिव्यू करता है। कंपनी खुद चाहती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारी गलतियों को निकाले, उससे भले हमारा इंटरनल ऑडिटर जो है वो गलतियों को निकाल दे, ताकि हम उन गलतियों को सुधारे और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वो प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े। तो इंडिपेंडेंट रिव्यू करता है अप्रेजल ऑफ कंट्रोल सिस्टम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जहां पर भी इसको इंप्रूवमेंट के एरियाज लगते हैं तो वो क्या करता है, बोर्ड को बता देता है कि भाई यहाँ पर अभी हमारे वीक पॉइंट है, लैग पॉइंट है, इनके ऊपर काम कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है ascertainment of the extent of compliance of policies, procedure, regulation, legislation, checking compliance management system of an organization। कह रहा है ascertainment of the extent of compliance of policies। ओके भाई, उसको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, उसको जांच करना पड़ेगा कि भाई जो पॉलिसीज है हमारी वो टाइम टू टाइम लागू हो रही हो, जो प्रोसीजर है, जो रेगुलेशन है, जो लेजिस्लेचर है, वो क्या हो, टाइम टू टाइम हमारा क्या हो, पूरा होते जाए। उसके बाद है सी पॉइंट, facilitate good practice in management of risk। This requires system for ascertaining, measuring, managing and where possible mitigation or dispersion of the risk। कहने का मतलब है facilitate good practice in management risk। ओके, इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी ये एक एक्टिविटी होनी चाहिए कि भाई जो भी रिस्क है इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बताया जाए। ओके, किस तरीके से ऐसा सिस्टम बताया जाए जिससे हम लोगों को पता लग सके और हम मैनेज कर सके जो भी हमें भविष्य में रिस्क होने हमें फेस करने पड़ेंगे, उन के ऊपर अभी से हम अपना काम करना स्टार्ट कर दें। अचीव सेविंग्स बाय आइडेंटिफाइंग वेस्ट। ओके, आपको वेस्ट का पता लगाना पड़ेगा, इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट कौन सा है, इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट कौन सा है, एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, कहाँ पर हम लोग हमारे जो एफर्ट है हम डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, उन चीजों को हम रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट होगी और अच्छे से काम कर पाएगी। Structuring program and activities such that company assets are safeguarded and there are internal check system which minimize the possibility for reducing fraud, early warning signal for identifying fraud। इस तरीके का हमें ऐसा अपना जो है सेफ गार्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हमारा जो फ्रॉड होने से हम लोग बच सके। क्योंकि आजकल में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हर जगह हर लेवल पर एक फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन लिस्टेड एंड स्पेसिफाइड कंपनीज। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट किन किन कंपनियों को होती है। तो एवरी लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, और हर कोई अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो लास्ट ईयर में, टर्नओवर 200 करोड़ या से ज्यादा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और उसके टोटल हो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग का डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या से ज्यादा हो, which has accepted deposit 25 crore or more at any point of time during the last financial year। okay,
किसी भी साल के किसी भी एक दिन पर, किसी भी एक मिनट पर अगर 25 करोड़ या से ज्यादा का डिपॉजिट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना जरूरी पड़ेगा। हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर रखना जरूरी है। किसी भी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोविंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो और डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी के लिए रूल हो रहा है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी जो टर्नओवर है 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो और आउटस्टैंडिंग लोन बोरोविंग पिछले साल में 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ओके, दो पॉइंट और ध्यान रखना। द इंटरनल ऑडिटर मे बी और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। या तो आप किसी सीए फॉर्म से इंटरनल ऑडिट करवा लो या फिर आप इंटरनल ऑडिट अपनी किसी एम्प्लॉय से भी करवा सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय ही होगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंट चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, उसको हम यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि वाले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है दोस्तों तो आप जो है वो डाउट अपने पूछ सकते हो। आइए दोस्तों, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। आगे, such class or classes of company as may be re-prescribed shall be required to appoint an internal auditor who shall either be a chartered accountant or a cost accountant। okay, जो अभी हमने कंपनीज का नाम पढ़ा जिनको इंटरनल ऑडिट रखने की रिक्वायरमेंट है, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या कॉस्ट अकाउंटेंट यानी सीएमए हो सकता है या फिर कोई भी अदर प्रोफेशनल जो बोर्ड डिसाइड करेगा। ओके, CG may be by rules prescribed the manner and the interval in which the internal audit shall be conducted and reported to the board। okay, अब ये थोड़ा पॉइंट देख लेना, एमजीटी 14 फॉर्म के बारे में कभी भी एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर एमसीक्यू में आ सकता है। रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग ऑफ फॉर्म एमजीटी 14 विद द आरओसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। ओके, अगर आपने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो उसके 30 दिन के अंदर, ध्यान रखना कौन सा फॉर्म होता है, एमजीटी 14, और कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। ओके, द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल MJT 14 with a registrar within 30 days on the date of passing of resolution by the board। okay, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको MJT फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा। अथॉरिटी टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर, कंपनी के अंदर वो कौन ऑथराइज बंदे हैं, कौन अथॉरिटी है जिसके पास राइट है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का। रूल 13 सबसेक्शन 2 ये बोलता है, रूल सेक्शन सबसेक्शन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट ट्रक्स आंसर लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगी। बट अगर आप सेक्शन अगर कंफर्म याद है तो आप लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है रूल 13 बोलता है सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 set forth that audit committee of the company or the board shall in consultation with the internal auditor formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for the conducting the internal audit। दो पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यानी ऑडिट कमेटी जो है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारा बोर्ड है वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, और वो जब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे तो उसके साथ बैठकर बात कर लेंगे कि इंटरनल ऑडिटर को क्या उसका स्कोप है, कहां पर उसको क्या क्या फंक्शन करना है, कितना पीरियड के उसके अंदर उसको काम ये निपटाना है, किस किस तरीके का प्रोसेस और मेथड करना चाहिए। यानी इंटरनल ऑडिटर अपनी बात रखेगा और जो बोर्ड और ये हमारा जो ऑडिट कमेटी वो अपनी बात रखेगी। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ इंटरनल ऑडिटर, सिंपल सा फंडा भाई, ये बात ध्यान रख लेना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो कभी इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, ये 1 नंबर में आ सकता है या कभी भाई 4, 2, 3 किसी भी फॉर्म में आ सकता है ये नंबर, ठीक है। पर ध्यान रखना, यस ये ट्रू है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ये अब इस बात को समझना। इंटरनल ऑडिटर हमने पढ़ा था कि कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है या नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपका इंटरनल ऑडिटर कोई कंपनी का बंदा है, अंदर का बंदा है, ठीक है, तो और अगर मान लीजिए अगर कंपनी में कोई बुरी बात होगी भी, कोई ऐसी बात होगी जिसको जो है शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए, ठीक है ना, तो इंटरनल जो एम्प्लॉय होगा या जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो कंपनी की बुराइयां क्यों बताएगा, ओके, वो तो छुपाने की कोशिश करेगा, सारी अच्छाइयां दिखाएगा कंपनी की। ओके, तो इसीलिए कि जो है कभी भी कोई जो गलत चीज हो रही है उसको दिखाया जाए साफ तौर पर, इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर बताया जाता है जो इंडिपेंडेंट बंदा होता है। कंपनी के अंदर अगर अच्छी बात है तो अच्छी बात ही बताएगा, कंपनी के अंदर कई तकलीफें हैं, कोई परेशानी है, कोई बुराइयां हैं तो वो भी बताएगा, ताकि उन बुराइयों को जल्द से जल्द निवारण हो, ताकि कंपनी अच्छे से काम कर सके। ओके,
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता। रीजन आपको पता लग गया होगा। इंटरनल ऑडिटर कंपनी का अंदर का बंदा भी हो सकता है और आपको पता है अंदर का जो बंदा है वो किस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिटर सही से कर पाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 प्रोवाइड दैट ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी और बोर्ड shall in consultation with the internal auditor formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal auditor. Okay, यानी ऑडिट कमेटी के साथ या बोर्ड के साथ जो इंटरनल ऑडिटर है किस तरीके से इंटरनल ऑडिट को स्मूथली काम करना है वो आपस में बातें कर सकते हैं। Existing company need to appoint the internal auditor within a period of 6 months, that is before 30 सितंबर। ये पॉइंट ना जब ये नया लॉ आया था ना तब ज्यादा रेलिवेंट था। कहने का मतलब ये कि भाई जब 2014 में आया था तो कंपनी को क्या करना था, सिंपल सी बात है 6 महीने के अंदर कंपनी को अपॉइंट करना था। बट अब तो क्या सिंपल सा रूल है, अब जो है तो हम 2021 में आ गए। अब तो सिंपल सा रूल है भाई, जो कंपनी फॉल करती है, जो हमने पढ़ा था 200 करोड़ की, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 25 करोड़ की जो हमने लिमिट पढ़ी थी, तो उन लिमिट के अंदर जो भी फॉल करता है तो भाई आपको इंटरनल ऑडिटर को जो है रखना पड़ेगा। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट पढ़ लेते हैं, आइए हम। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 138 गिव पावर टू सीजे टू मेक रूल्स एंड प्रिस्क्राइब द मैनर एंड इंटरवल इन विच द इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड। ओके, जो हमारा सीजे वो जो है जो रूल्स रेगुलेशन है वो डिफाइन कर सकता है किस तरीके से इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए। रूल 13 डज नॉट प्रोवाइड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हाउएवर रूल 13 प्रिस्क्राइब दैट द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी, the board shall in consultation with the internal auditor formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal auditor. Powers and duties of internal auditor. There are no powers and duties of internal auditor prescribed under the act. The same may be governed by the terms of reference of the appointment of internal auditor, which may be decided mutually between the company and the internal auditor. Powers and duties of internal auditor. There are no powers and duties of internal auditor prescribed under the act. Okay, ऐसी कुछ स्पेसिफिकली पावर नहीं है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पावर होती है। ठीक है ना, इंटरनल ऑडिटर जो है कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है एक तरीके का। द सेम मे बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर व्हिच मे बी डिसाइडेड म्यूचुअली बिटवीन द कंपनी एंड द इंटरनल ऑडिटर। अगर आप उसको पावर या ड्यूटी जो भी डिफाइन करना चाहते हैं तो आप रिटर्न जो है डिफाइन कर दो, कंपनी मिलकर और इंटरनल ऑडिटर आपस में डिफाइन कर सकती है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पनिशमेंट का जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। punishment, there are no specific penal provision provided in this section 138. Therefore the penal provision under section 450 would apply in case of any non compliance of this section. Accordingly, for contravention, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine up to 10,000। अगर कोई भी जो इसमें डिफॉल्ट ही पाया गया 10,000 रुपए का फाइन उसको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यू, अगर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है तो आपको 1,000 रुपए पर दिन के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। द ऑफेंसेस अंडर दिस सेक्शन आर कंपाउंडेबल अंडर सब सेक्शन 441 ऑफ द एक्ट। इंटरनल ऑडिटर एंड कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर इतना। इसके बाद हम चलिए हम लोग ये पॉइंट्स ओके ये पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। क्लॉज 4 सब सेक्शन 4 ऑफ कारो 2003 एंड क्लॉज 3(4) ऑफ कारो 2015। Is there an adequate internal control system with the size of the company and nature of business for purchase of inventory and fixed asset and for sale of goods and service, whether there is a continuing failure to correct major weakness in internal control system। ध्यान रखना, हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा और जहां पर भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई भी वीकनेस है तो उस पर तुरंत काम करना पड़ेगा। इज देयर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर विद द साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के साइज पर भी डिपेंड होना चाहिए, जो बड़ी कंपनी उस पर इंटरनल जो कंट्रोल है वो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। and the nature of its business for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods, whether there is a continuing failure to correct major weakness in internal control। okay, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से ध्यान रखें।
As per SA 200R, internal control system refer to all policy and procedure adopted by the management of the entity to assist achieving management objective, ensuring in orderly and efficient of conducting the business, in accuracy of the completeness of accounting strategy and timely provision of financial information, safeguarding of asset enterprise and defection of fraud in timely manner। कहने का मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई कंपनी क्या क्या रूल रेगुलेशन पॉलिसी जो फॉलो करती है, कंपनी को देखना पड़ेगा कि भाई वो हम लोग अभी भी उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई चेंजेस हैं कि नहीं है, कोई वीकनेस है तो उस पर हमें काम करना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ रिपोर्टिंग, आइए इसको पढ़ते हैं हम। It may be noted that obtaining an understanding of internal control system is normal audit procedure. As per SA 315, the internal audit function constitute a separate component of internal control with the objective of determining whether other internal control are well designed and properly evaluated। हमें देखना पड़ेगा जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, हम लोगों को टाइम टू टाइम हमें इनको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। While the requirement of order is confined only to internal control system, as regard purchase of inventory and fixed asset and sale of goods service, it does not in any way reduce the responsibility of the auditor to examine other areas. It only signifies that while a special attention is required for the reporting on a specified item of this clause, but to ensure a true and fair view of the financial statement, the examination and control has to be extended to all the three। सिंपल सी बात है, एक्सटेंट ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब अगर हमें लगता है कि हमें जो है जो अपनी जो रिपोर्टिंग है उसको थोड़ी और एक्सटेंड करनी है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारी बुक्स हैं वो फेयर ट्रू एंड फेयर रिव्यू प्रेजेंट कर रही होनी चाहिए। मेजर वीकनेस, अगर हमें लगता है कि हमें कहीं पर जो है हमारी अभी भी कोई वीकनेस है तो हमें उस पर तुरंत काम करना चाहिए, उस वीकनेस को खत्म करनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ती जाए। इतना कंपटीशन आने वाला है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का हर चीज का, तो उसकी कोई दिक्कत ना आ पाए। एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हमें इन पॉइंट्सों का ध्यान रखना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए। प्रोवाइडिंग द फ्लो ऑफ वर्क थ्रू वेरियस स्टेज, है ना, हमें देखना पड़ेगा जो प्रॉपर स्टेप्स हमारे बने हुए हैं, जो प्रॉपर स्टेजेस हमारी बनी हुई है हम उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देयर शुड बी प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ पर्सन ड्यूटीज सो दैट नो सिंगल पर्सन कैन बी इन पोजीशन टू हैंडल होल ऑफ द वर्क फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इट्स एंड। कहने का मतलब ये काम को आपको बांटना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को जो उस काम का एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया जाए ताकि काम बांटोगे तो किसी पर बर्डन नहीं आएगा और काम जो है वो स्मूथली हो जाएगा। एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेड एट ईच स्टेज ऑफ वर्क, हर एक स्टेज पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विद एप्रोप्रिएट अमाउंट्स and in timely manner and that too as per applicable accounting policies and practices। okay, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शंस आर, जो भी ट्रांजेक्शन जिस समय घटित हो रही है उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो, जो भी इसके आपके पास सपोर्टिंग बैकअप है, जो भी आपके पास बैकअप है वो भी उसके साथ अटैच कर दो। ओके, द असेट शुड बी प्रॉपर्ली सेफगार्डेड, द एक्सेस टू द असेट्स, ओके, आप अपनी असेट्स को सही से ध्यान रखो। शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, असेट्स वही यूज कर सकता है जो उस का ऑथराइज्ड पर्सन हो। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वुड हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज, ओके, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाइए किस व्यक्ति की रिस्पांसिबिलिटी क्या है ताकि वो उस काम को ना कर सके तो हम केवल उसी व्यक्ति को उस काम की जिम्मेदारी अगर उसने नहीं किया तो उसको हम उसी व्यक्ति को डांटे, अगर सजा देनी है तो उसी व्यक्ति को दे, किसी और व्यक्ति को ना दे। building up of a system to locate the deviation and departure from the prescribed procedure and to detect the fraud and error automatically without much loss of time। okay, बिल्डिंग अप ऑफ अ सिस्टम, हमें अपना ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी लोकेट यानी चीजें बता दे कि भाई कहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेस है, ताकि हम उनको पता लगा सके, उन फ्रॉड और एरर को पता लगा सके, उन पर हम काम कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले समय में ज्यादा नुकसान उठाना ना पड़े। Standardized record and format should be evolved. It would ensure availability of right information at right time। okay, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने जो रिकॉर्ड है इस तरीके से मेंटेन करने पड़ेंगे, ऐसे फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ेगा आपको कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो राइट टाइम पर आपके पास अवेलेबल हो जाए। देयर शुड बी एन एफिशिएंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपका MIS सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो अपडेटेड होना चाहिए और आज की जो टेक्नोलॉजी यूज करिए, ऐसे नहीं आप पुराना वाला कोई सिस्टम यूज कर रहे हो, okay? ये कोई फायदा नहीं है। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस एंड वेस्टेज एंड डैमेजेस, ओके, आपको कोशिश करनी चाहिए आपके जो डैमेजेस हैं, जो लॉस है वो कम से कम हो। ओके, अगर आप जितना कम से कम करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। Employees should be encouraged to do good work and comply with the procedure. Social attention should be given to the disregarded employees। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन देना पड़ेगा, सैलरी बढ़ाइए ताकि वो खुश रहे। Adequate cut off procedure should be formulated so that transition of one period can be separated from the transition of other period। okay, सिंपल था भाई, इसका फंडा ये कि आपको जिस ट्रांजेक्शन की जिस भी ट्रांजेक्शन जिस पीरियड का ट्रांजेक्शन है
उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको डाउट होगा ना कुछ भी, तो आप जो है वो डाउट जो अपना पूछ सकते हैं। Continuing failure. This expression has also not been defined by order. What constitutes continuing failure again depends upon the facts and circumstances of each case. For example, if the auditor has identified a weakness in the previous year and reported the same to the management, but it continues to exist in the current year. मान लीजिए कोई फेलियर या फ्रॉड या कुछ भी परेशानी इंटरनल ऑडिटर को लगी, उसने कंपनी यानी मैनेजमेंट को बता दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, वो फेलियर, वो परेशानी, वो फ्रॉड, वो एरर वो अभी भी कंटिन्यू है, तो ये कंपनी की गलत बात है। जब कंपनी को ऑडिटर ने, इंटरनल ऑडिटर ने बता दिया, तो कंपनी को तुरंत उस पर काम करना चाहिए था। ऐसी ढील, ऐसी परेशानियां कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान दे सकती है। बट इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द करंट ईयर, देन इट वुड कंस्टिट्यूट कंटिन्यूइंग फेलियर। फर्दर उसे हम कंटिन्यूइंग फेलियर बोलेंगे। Further, where the auditor, based on the preliminary discussion with the management, intimate the management of the major weakness at the audit planning stage at the beginning of the year, but the same was not corrected even at the time of issuing audit report, this would also continue a continuing failure. ठीक है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट छप गई, बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, तो वो कंटिन्यू फेलियर हमारा कहलाया जाएगा। सिंपल सी बात है भैया। जब भैया पेरेंट्स मीटिंग होती है, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है शरारती कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, जो टीचर अगर पेरेंट्स को बताती है, पेरेंट्स उसके बाद भी वो काम नहीं करते, तो पेरेंट्स का कंटिन्यूइंग फेलियर है अपने चाइल्ड को ना समझाने का। अब हम पढ़ते हैं चेकलिस्ट एंड स्पेसिमेन रिपोर्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन thereof of the activities in the areas of inventory cycle, property plant and equipment cycle, revenue and receivable cycle, review of internal audit report, whether satisfied that there is an adequate internal control system with the size of the company and the nature of its business for the purchase of inventory position and for the sale of goods and services। कहने का मतलब ये भाई, हम प्रॉपर्ली जो है चीजों को समझेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली रखेंगे और टाइम टू टाइम देखेंगे भाई कोई कंपनी छोटी है चाहे कंपनी बड़ी है, उसके साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग को सिंपल था भाई, सिंपल सा नियम ये है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमें रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने चाहिए। इफ नॉट डॉक्यूमेंट द इनएडिक्वेसी और वीकनेस देयरऑफ एंड कंसीडर इंप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग। कहने का मतलब ये, अगर हमें लगता है कहीं पर कोई इनएडिक्वेसी है, कोई काम सही नहीं है, वीकनेस है, तो तुरंत हमें कंपनी और उसके मैनेजमेंट को बताना चाहिए। Review the report of internal auditor, minute of the board, audit committee, management committee, if any, and any other relevant internal report to identify major weakness in internal control and whether there is any continuing failure to correct such weakness। कहने का मतलब ये, हमें रिपोर्ट को, मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट को रिव्यू करना चाहिए, जो इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दी है उसको रिव्यू करना चाहिए, जो भी बोर्ड के मिनट हैं वो रिपोर्ट करना चाहिए, ऑडिट कमेटी के सजेशंस हैं वो देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भाई जो हमारी लास्ट ईयर की वीकनेसेस थी, क्या उन लोगों पर, उन वीकनेस पर हमने काम किया या नहीं किया, या अभी भी वो वीकनेस कंटिन्यू हो रही है। अगर वो कंटिन्यू हो रही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूइंग फेलियर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट आइए। फोर्थ पॉइंट है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर टू करेक्ट एनी मेजर वीकनेस, आइडेंटिफाई रिपोर्ट एंड वीकनेस स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू करेक्ट सच वीकनेस इफ एड्रेस सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट और द फैक्ट ऑफ फेलियर टू करेक्ट सच वीकनेस। ओके भैया, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को जो है उन वीकनेस पर काम करना चाहिए। कंसीडर द implication of such control weakness on the nature, extent and timing of audit procedure in those areas and implication, if any, on the adequacy or reliability of the books of account and the overall report। सिंपल सी बात है, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए जो भी हमारी वीकनेसेस हैं। आइए थोड़ा अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। ये पढ़ लेते हैं हम कारो 2003 का क्लॉज 47। इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज और अदर कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व एक्सीडिंग 50 लाख, commencement of financial year concerned or having an average annual turnover exceeding 5 crore rupees for a period of 3 consecutive financial year immediately preceding the financial year, whether the company has an internal audit system। इसके बाद देखते हैं एक्सटेंट। In respect of the companies which do not fall within this clause, there is no requirement to make any specific mention in audit report। Okay, कोई भी specifically mention करने की जरूरत नहीं है, but the auditor should make inquiries regarding internal audit since it forms an integral
part of the internal control system which will be supplement to the auditor under इतना न्यू कंपनी एंड टर्नओवर के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग. जीएसटी चार्ज शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट सेपरेटली टू सेल टैक्स अकाउंट. जीएसटी चार्ज शुड नॉट बी टेकन इनटू सेपरेटली टू सेल टैक्स. ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फिगर ऑफ टर्नओवर. जो भी अगर ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको हम जो है डिडक्ट करेंगे. कमीशन अलाउड टू थर्ड पार्टी शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द फिगर ऑफ टर्नओवर. अगर हमने थर्ड पार्टी को कोई कमीशन दिया है तो उसको डिडक्ट जो है नहीं करेंगे. Sale return should be deducted from the figure of turnover even if returns are from the sale made in the earlier years. Okay, अगर कोई सेल रिटर्न हुई है चाहे वो करंट ईयर की हो चाहे पिछले साल की, आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. ये वाला पॉइंट देख लेते हैं हम. Operational audit. The internal audit function in any organization can be broadly categorized into three major functions, namely financial audit, compliance audit, operational audit. However, an operational audit is sometimes defined as an extension of an financial audit. Regulatory agencies or other organizations concerned with compliance generally either send in their own auditor or hire an external audit firm. Therefore, internal audit mainly play a supplementary role only in financial and compliance audit, but operational audit is the primary, albeit not the exclusive domain of the internal auditor. Okay, जो इंटरनल ऑडिटर है वो जो है वो केवल कंप्लायंस रिलेटेड जो है कामों पर ध्यान देता है, लेकिन ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो इंटरनली इन डेप्थ भी काम देखता है. ओके, ऑपरेशनल ऑडिट हैज बीन डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर वेज ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस. ऑपरेशनल ऑडिट को अगर हम ध्यान से इंप्लीमेंट करेंगे और लागू करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. The objective of this audit is to assist the organization in performing function more efficiently and economically, with focus on the efficiency and effectiveness of operation. It is also stated to be an early warning system for the detection of or potentially destructive problems. Internal audit और operational audit की क्या difference है? Internal audit compliance objective, compliance related होता है. Operational audit risk identification, और organization के लिए भी क्या risk है, कैसा process improvement कर सकते हैं हम लोग. और फाइनेंशियल अकाउंट्स फोकस, जो फोकस होता है मेन फाइनेंशियल अकाउंट्स पर होता है. ऑपरेशनल ऑडिट पे बिजनेस पे फोकस होता है. तीसरा पॉइंट जो डिफरेंस का है वो है दोनों के बीच, इंटरनल ऑडिट पे ऑडिट फोकस होता है और ऑपरेशन ऑडिट का जो मेन होता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जाए, इंप्रूवमेंट कहाँ पर किया जाए. इंटरनल ऑडिट का फोर्थ पॉइंट डिफरेंस का, ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है इंटरनल ऑडिटर और ऑपरेशनल ऑडिटर जो है वो प्रोसेस बेस्ड होता है. इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस का फिफ्थ पॉइंट है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फोकस. यहाँ पर ऑपरेशनल ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट फोकस. कॉस्ट सेंटर वाइज बजट मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट रिजल्ट. मेथोडोलॉजी फोकस ऑन पॉलिसीज ट्रांजैक्शन कंप्लायंस, यहाँ पर फोकस किया जाता है गोल स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. ये देखना, कासो रिपोर्ट डिफाइंस इंटरनल कंट्रोल एज फॉलोज. ओके, कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन, इसकी फुल फॉर्म देख लेना आप. A process affected by an entity, board of director, management and other personnel, which is designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in one or more categories. Effectiveness and efficiency operation, देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से effectiveness काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कितनी efficiency से काम कर रहा है. Reliability of financial information, जो financial information है कितनी reliably हम उस पर विश्वास कर सकते हैं. Compliance with applicable laws and regulation. ओके, क्या जो है जो लॉ एंड रेगुलेशन उनको हम लोगों को कितना हम लोग लॉ एंड रेगुलेशन को पूरा कर रहे हैं. तो दोस्तों ये था हमारा जो है स्टडी नोट नंबर 13. अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना स्टडी नोट नंबर 14. जिन लोगों ने पहले के स्टडी नोट नहीं देखे, मैं ऑलमोस्ट 16 लेक्चर यानी कि 17 लेक्चर यानी 17 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ. 50 हम लोग काफी 50 के अराउंड हम जो अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं. जिन भी लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर कोई डाउट है इस पेपर नंबर 19 से लेकर रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा. ओके, 19 के बाद मैं 20 कराना स्टार्ट कर दूंगा जल्दी ही, और 20 भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ओके, और कोई भी डाउट है बेझिझक होकर आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में. अगर मुझे टॉपिक को दोबारा से कोई करवाना है तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को दोबारा से करा दूंगा. चलिए दोस्तों, फ्रॉम माय साइड गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. बाय गाइज, एंजॉय करते रहिए और अपनी स्टडी पर भी ध्यान रखिए दोस्तों.